तो चलिए आज मोहन राकेश की कहानी जानवर और जानवर की दुनिया में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक पड़ताल है कि जब डर का माहौल हमारी जिंदगी पर हावी हो जाता है तो हमारी इंसानियत का क्या होता है। ये उन किरदारों की कहानी है जिनके अंदर एक जंग चल रही है, अपनी आत्मा को बचाने की और अपनी नौकरी बचाने की। कहानी की शुरुआत में जॉन की ये जो दबी हुई आवाज है ना, ये फुसफुसाहट, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस घुटन का, उस दबाव का पहला सबूत है जो वहां के माहौल में पूरी तरह फैला हुआ है। सोचिए, ये उस आदमी की आवाज है जो हर सुबह उसी राक्षस को झुककर सलाम भी करता है। बस यहीं से हमें उस दुनिया की पहली झलक मिल जाती है जहां आस्था का नकाब पहना हुआ है लेकिन राज डर का चलता है। तो चलिए इसी दुनिया को और करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी, एक रूह कंपा देने वाली ठंडक से। और ये सिर्फ बाहर गिरती बर्फ की ठंड नहीं है, नहीं, ये ठंड तो स्कूल के स्टाफ के रिश्तों में जम चुकी है। हर कोई अपनी अलग थलग अकेली कॉटेज में जैसे कैद हो। और ये कॉटेज सिर्फ लकड़ी और पत्थर की नहीं है, ये उनके अपने डर, उनके अकेलेपन से बनी है। माहौल इतना ठंडा है कि किसी की सांसें भी धुएं की तरह साफ नजर आती हैं। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो एक परिवार का एक झटके में दफ्तर बन जाने की कहानी है। आर्ट सैली के साथ वो गर्मजोशी, वो अपनापन भी चला गया जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता था। अब डाइनिंग रूम में चम्मचों की आवाज भी कानों को चुभती है और नई मित्रन अनीता का स्वागत एक ऐसी खामोशी से होता है जो चीख चीख कर एक ही बात कहती है, यहाँ किसी पर भरोसा मत करना, बस अपना काम करो और नजरें नीचे रखो। पता है ये डर और भी ज्यादा खौफनाक क्यों है? क्योंकि इसकी वजह कभी साफ साफ बताई नहीं जाती। किसी को नहीं पता कि आंट सैली को असल में निकाला क्यों गया। और यही अनिश्चितता, यही कंफ्यूजन फादर फिशर का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जब सजा का कोई तय कारण ना हो तो हर कोई खुद को अपराधी महसूस करने लगता है। उनकी सत्ता किसी नियम पर नहीं बल्कि उनके मनमानेपन पर टिकी है। ऐसे घुटन भरे माहौल में जहां हर कोई अपनी इंसानियत को दबाकर जी रहा है, पाल एक बहुत छोटी सी चीज में उम्मीद ढूंढ लेता है। वो एक ऐसी चीज को थामे रखने की हिम्मत करता है जिसमें अब भी जिंदगी की गर्मी बाकी है, एक बेलगाम आवारा कुत्ता। चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटी सी चिंगारी पूरे सिस्टम को चुनौती दे बैठती है। पाल का कुत्ता बेबी सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो उन सभी भावनाओं का प्रतीक है जिन्हें फादर फिशर के राज में कुचल दिया गया था। बेपरवाह मोहब्बत, बिना किसी शर्त की वफादारी और सबसे बढ़कर आज़ादी। वो उस खुशी का प्रतीक है जिसे किसी नियम या इजाजत की जरूरत नहीं। बेबी को पालकर पाल असल में अपनी उस इंसानियत को जिंदा रखने की एक कोशिश कर रहा था जिसे ये माहौल खत्म कर देना चाहता था। और फिर वो टकराव होता है जिसका डर था। देखिए, ये सिर्फ दो कुत्तों का मिलना नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराना था। एक तरफ फादर फिशर की नस्लवादी महंगी कैनेडियन डॉग डॉली जो नियमों और हैसियत की प्रतीक है, और दूसरी तरफ बेबी, एक आम हिंदुस्तानी कुत्ता जो आजाद है, बेपरवाह है। फादर फिशर का बेबी को गोली मारना असल में उस आजाद भावना पर हमला था जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। बेबी की मौत के बाद पाल का चर्च न जाना सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये उसके विश्वास का टूटना है। वो फादर फिशर से सवाल नहीं कर रहा, वो उस पूरी व्यवस्था से सवाल कर रहा है जो अच्छाई और धर्म का ढोंग करती है। उसका सवाल बहुत सीधा है, अगर इस दुनिया में इंसाफ ही नहीं है तो फिर प्रार्थना का मतलब ही क्या रह जाता है? फादर फिशर का ये जवाब, ये पूरी कहानी का सार है। और ये जवाब डरावना है क्योंकि वो सिर्फ कुत्तों के बारे में बात नहीं कर रहा, वो अपनी पूरी सोच, अपनी पूरी फिलॉसफी बता रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ जिंदगियां दूसरों से ज्यादा कीमती होती हैं। वो सीधे सीधे कह रहा है कि ताकतवर को ये हक है कि वो कमजोर की कीमत तय करे। इसी एक लाइन में आपको तानाशाही, घमंड सब कुछ मिल जाएगा। पाल का विद्रोह तो एक रास्ता था, लेकिन हर कोई ये रास्ता नहीं चुन सकता या चुनना चाहता है। तो अब हम उन लोगों की दुनिया में झांकेंगे जो चुपचाप सब कुछ सह रहे थे। एक हमदर्द की नज़र से जॉन, पीटर और अनीता के रोजमर्रा के संघर्ष को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे वो इस तानाशाही में सांस लेने की थोड़ी सी जगह ढूंढ रहे थे। ये टेबल सिर्फ किरदारों का विश्लेषण नहीं, ये असल में डर के अलग अलग चेहरे हैं। पाल अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। जॉन, वो अंदर ही अंदर सो लग रहा है लेकिन बाहर से मुस्कुराता है। पीटर ने तो जैसे उम्मीद ही छोड़ दी है, वो खुद को सबसे अलग कर लेता है। और अनीता की खामोशी उसकी मजबूरी है। ये सभी जिंदा रहने के अलग अलग तरीके हैं और हर तरीके की एक अलग कीमत है। अनीता की कहानी खास तौर पर दिल को छू जाती है। उसकी खामोशी को कमजोरी समझना बहुत बड़ी गलती होगी। ये उसके जिंदा रहने की एक सोची समझी रणनीति है। वो 900 मील दूर बैठे अपने परिवार के लिए कमा रही है। उसके लिए आवाज उठाने का मतलब है अपने परिवार के पेट पर लात मारना।
उसकी ठंडी अलग थलग कॉटेज उसके अंदर के अकेलेपन और बेबसी को दिखाती है। जहां एक तरफ फाल अपनी नैतिकता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, वहीं अनीता अपने परिवार के लिए अपनी नैतिकता को खामोश कर देती है। दोनों अपनी अपनी जगह मजबूर हैं। और जॉन हम में से बहुत से लोगों की कहानी कहता है। वो हर रोज अपनी आत्मा का, अपने स्वाभिमान का एक छोटा सा हिस्सा मारता है। अंदर का गुस्सा और बाहर की विनम्रता, इस दोनों के बीच का जो तनाव है वो उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है। ये नौकरी और सर पे छत बचाने की वो कीमत है जो इंसान को अंदर से तोड़कर रख देती है। फादर फिशर जैसी सत्ता में असहमति के लिए कोई जगह नहीं होती, चाहे वो बोलकर जाहिर की जाए या फिर खामोशी से। अब हम देखेंगे कि इस सिस्टम ने विद्रोह की हर छोटी बड़ी चिंगारी को कितनी बेरहमी से और कितनी तेजी से बुझाया। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये बाकी लोगों के लिए एक खौफनाक चेतावनी थी। ये टाइमलाइन इस सिस्टम की क्रूरता को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, पहले आंट सैली को हटाकर डर का बीज बोया गया, फिर पाल को हटाकर यह दिखाया गया कि आवाज उठाने का अंजाम क्या होगा, और फिर पीटर को हटाकर यह भी साबित कर दिया गया कि चुप रहना भी एक जुर्म है। संदेश बिल्कुल साफ था, या तो पूरी तरह हमारे सामने झुको या फिर टूट जाओ। इस कहानी में मौसम भी एक किरदार की तरह काम करता है। जैसे जैसे एक एक करके लोगों को निकाला जाता है, बर्फबारी और तेज हो जाती है। ये बर्फ बाहर की दुनिया को भी ढक लेती है और स्कूल के अंदर लोगों के दिलों को भी। जो लोग बचे हैं वो डर के मारे एक दूसरे से और भी कट जाते हैं, अपनी अपनी कॉटेज में अपने अपने अकेलेपन में कैद होकर रह जाते हैं। और ये सब कुछ हमें कहानी के उस सबसे बड़े और सबसे बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो इसके शीर्षक में ही छिपा है। कहानी का शीर्षक है जानवर और जानवर। यहाँ एक जानवर की बात नहीं हो रही, बल्कि दो तरह के जानवरों के बीच एक तुलना की जा रही है। एक वो जानवर जो 4 पैरों पर चलता है और दूसरा वो जो 2 पैरों पर। तो एक तरफ है बेबी, वो कुत्ता जिसके काम उसकी भावनाओं से तय होते हैं, प्यार, वफादारी, वो जो है, जैसा है, ईमानदार है। और दूसरी तरफ है फादर फिशर, वो इंसान जो धर्म की आड़ लेकर अपनी क्रूरता और अपने घमंड को सही ठहराता है। कहानी सीधे सीधे हमसे पूछती है कि इन दोनों में से ज्यादा सभ्य कौन है और ज्यादा जंगली कौन। तो जब कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है जो लोगों को जिंदा रहने के लिए अपनी अच्छाई, अपनी सहानुभूति, अपनी इंसानियत को ही दबाने पर मजबूर कर दे, कहानी हमें इसी एक मुश्किल और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली जानवर वो है जो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से जीता है, या फिर वो इंसान जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों पर अत्याचार करने और एक बेरहम व्यवस्था बनाने के लिए करता है। ये कहानी ईमानदारी और जिंदा रहने की जद्दोजहद के बीच की उस बहुत ही महीन रेखा की पड़ताल है, जहां डर के साए में हमारा असली चेहरा सामने आता है। ये उन लोगों की कहानी है जो या तो लड़कर टूट गए या फिर खामोशी से सब कुछ सहते हुए अंदर ही अंदर मर गए।